9 तारीख को यानी कल शाम 6 बजे मोदी जी अपने तीसरे काल के लिए शपथ लेंगे। और जैसे ही उनको एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया सर्वसम्मत से, उसके बाद वो राष्ट्रपति को मिले, उनके बाद आडवाणी जी को मिले, मुरली मनोहर जोशी जी को मिले और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मिले। इन सब के पीछे क्या चीज़ है और जो मोदी का पिछले 2 कार्यकाल रहे उनमें और इस कार्यकाल में क्या अंतर देखा जा रहा है, क्या अंतर हो सकता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, जो क्षेत्रीय संगठनों के समर्थन से वो सरकार बना रहे हैं, उनकी जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं और जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, उसका जो राष्ट्रहित है, उसका सामंजस्य कैसे होगा इसमें, वो हम भी विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। मोदी जी का जो पहला चुनाव लोकसभा मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया 2014 में, उसमें मुद्दा था करप्शन का कांग्रेस के खिलाफ और पूरे देश में माहौल बना था और उसका पूरा क्रेडिट मोदी जी को मिला। और मोदी जी ने वो मुद्दे उठाए थे जो मुद्दे मोदी जी के खिलाफ लगभग 2024 में उठे। काफ़ी उम्मीदें मोदी जी से लोगों को थी, बहुत हुई महंगाई की मार। अब भाजपा सरकार जैसे मुद्दे उसमें उठे और करप्शन था, बेरोजगारी थी, महंगाई थी, जो मतलब सारे लगभग वो मुद्दे थे जो 2024 में इंडिया गठबंधन ने मोदी जी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ उठाए और मोदी जी जीत के आए। और वो जो सरकार मोदी जी की बनी वो उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। और 2019 में मोदी जी ने जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो एक ऐसा लग रहा था कि जनता इस सरकार को रिप्लेस कर देगी, परंतु उसी दौरान पुलवामा की घटना हुई और फिर बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुई सेनानी की, तो उसमें मीडिया, क्योंकि मीडिया की जो मुख्य मीडिया की भूमिका थी वो भी संदेशपद हो गई। उसने सरकार की का वो एक मुखपत्र टाइप का हो गया, वही बात छापनी लिखनी दिखानी शुरू की जो सरकार चाहती थी और जो विपक्ष चाहता था, जो विपक्ष कह रहा था उसको भी तरोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहता था कि उसने काम किया। और 2019 में मोदी जी 2014 से भी ज़्यादा सीटें लाए और एक प्रचंड बहुमत की सरकार 2019 में उनकी आई। उसके बाद 5 साल का वो कार्यकाल उनका जो रहा उसमें और भी जो देखा गया कि जो काम हुए उसमें तानाशाही ज़्यादा दिखी, जनता की आवाज़ को नहीं सुनना, उनको दबाना। और जो एक जनतंत्र में होता है कि जनता की आवाज़ प्रमुख होती है, जनता के मुद्दे प्रमुख होते हैं, सरकार को उनको सुनना होता है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जो एक पार्लियामेंट में जो बातें नहीं उठा सकते हमारे प्रतिनिधि, उसके लिए जनता के आंदोलन के लिए धरना स्थल होता है, वो धरना स्थल भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। वहाँ पर जनता को अपनी आवाज़ उठाने के लिए मुश्किल होने लगी। तो ये सारी चीज़ें, जो किसान आंदोलन हुआ उसमें जिस तरीके से रोडें चारों तरफ से बंद कर दी गई, दिल्ली में जो प्रवेश करने की कीलें गाड़ी गई, तो एक बहुत ऐसा मैसेज गया कि जैसे एक तानाशाह, एक जनतंत्र नहीं, एक तानाशाही पूर्ण शासन देश में चल रहा हो। तो 2024 के चुनाव में उसका सीधा प्रभाव पड़ा। और 2024 में एक और जहां मोदी जी और उनकी पार्टी ने एनडीए गठबंधन ने 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा लगाया, वहीं इंडिया गठबंधन, क्योंकि जनता परेशान थी कि मुद्दे को लेके, बेरोजगारी प्रमुखता से था, महंगाई थी और आरक्षण को लेकर लोग चिंतित थे और संविधान को लेकर जो अलग अलग बातें भाजपा ने अपने शासन के दौरान कही थी, उसमें ये चिंता बढ़ने लगी थी कि कहीं ये संविधान बदल ना दें। और इस तरीके से जो राम मंदिर में बनाने में जिस तरीके से असल में शंकराचार्यों का ही योगदान है कि आज रामलला अपनी जगह पर बैठने के लिए वातावरण बना हुआ है। अगर शंकराचार्य ना होते तो यह नहीं हो सकता था बंधु। और कैसे नहीं हो सकता था, उसके 2 कारण आपको बताते हैं जी। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम राम को लाए, उन लोगों से पूछिए कि आज राम अगर वहाँ पर बैठने के लिए अवसर बन रहा है जी, तो ये कैसे बन रहा है? ये सड़क पर चिल्लाने से बन रहा है कि न्यायालय के फैसले से बन रहा है? शंकराचार्यों के योगदान को क्यों मीडिया नहीं दिखाता है? बिल्कुल, आज क्यों नहीं दिखाता मीडिया? आज आप पूरे एक दुनिया भर के सामने ये प्रश्न क्यों नहीं ले गए? आप बताइए, आप बताइए। हल्ला मचाने से फैसला हुआ है, सड़क पर आंदोलन करने से फैसला हो गया है, न्यायालय में प्रमाण प्रस्तुत करने से फैसला हुआ है। वो प्रमाण किसने प्रस्तुत किया, किसने पैरवी की? 90 दिन की बहस हाई कोर्ट में हुई थी जी, कुल टोटल, जिसमें से 50 दिन मुसलमानों की तरफ से हुई थी, 40 दिन हिंदुओं की तरफ से हुई थी। उसमें से 24 दिन हमने बहस की है, शंकराचार्य ने 24 दिन लगातार 350 से ज्यादा प्रमाण रखे हैं।
हमारे वकीलों ने दिन रात एक किया है, और हमारे वकील परमेश्वर नाथ मिश्र जी, पीएन मिश्रा जी और रंजना अग्निहोत्री, उन्होंने वहां पर निरंतर कार्य किया, और भी बहुत सारे पैनल में वकील थे हमारे, वो हमने काम किया और हम फैसला लेकर के आए। राम जन्मभूमि अयोध्या है, ये सब जज मान रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी 40 दिन की, सब पक्षों की मिलाकर के 40 दिन की बहस है, उसमें से 4 दिन हमारी बहस है लगातार। अब आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इसी तरह का उनका कोई साथी संगठन क्या पक्षकार बना था न्यायालय में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्यों नहीं बना था? तो कैसे उनका हो गया? और अगर वो कहते हैं कि हम किसी पक्ष को पीछे से समर्थन कर रहे थे, तो वो बता दें कि उनके वकीलों ने कितने दिन की बहस की है, चाहे वो किसी का नाम ले दें, अपने किसी वकील का नाम बता दें कि हमारे वकील ने इतनी लंबी बहस की है। क्यों नहीं सुना गया न्यायाधीशों के द्वारा इनकी बहस को? अगर किसी का समर्थन भी, वैसे तो वो थे ही नहीं, रिकॉर्ड पर थे ही नहीं, कोई गए ही नहीं थे, क्योंकि वो सड़क पर हल्ला मचा रहे थे और हम न्यायालय में लड़ रहे थे। शंकराचार्य जी न्यायालय में लड़ रहे थे। शंकराचार्य जी के द्वारा उपस्थित किए गए प्रमाणों के आधार पर यह फैसला हुआ है। हमारे वकील को कहा गया कि आप और सुनाइए, क्योंकि आप मुकदमे में सही रोशनी डाल रहे हैं। अभी तक कहां थे आप? ये जजों का उनके प्रति वो था कि अभी तक कहां थे, इतने बड़े प्रमाणों को लेकर के आप कहां थे? और फिर उनको 24 दिन तक लगातार सुनना, सवेरे 9 बजे 10 बजे से शुरू होता था, शाम को 5 बजे तक लगातार सुना जाता था। लगातार हमारे वकील 24 दिन बोले हैं। क्या बोल रहे होंगे आप सोचो? और क्यों जज सुन रहे थे उनको, अगर वो महत्वपूर्ण नहीं थे? आप ऐसे शंकराचार्यों ने जो कार्य हिंदू समाज के लिए कर दिया, वो मीडिया में नहीं आए, वो हल्ला मचा करके अपने आप को अखबार में नहीं छपवाए, इसलिए उनके योगदान को कम करोगे आप? मीडिया कम करेगी किसी के योगदान को? जल्दी प्राण प्रतिष्ठा में की गई और शंकराचार्यों की इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि बहुत बड़ा आयोजन हुआ। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि पौष मास में बिना मुहूर्त के हुआ। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि अधूरे मंदिर में जिसमें प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए उसमें प्रतिष्ठा हुई। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि देश के चारों शंकराचार्य उसमें नहीं पधारे। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि सनातन धर्म की वहां पर घोर उपेक्षा की गई। इतिहास में यह भी दर्ज हो गया कि एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठाए गए व्यक्ति के द्वारा शंकराचार्यों का अपमान कराया गया। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनोनीत किसी पदाधिकारी के द्वारा हिंदू समाज में फूट डालने वाले बयान दिए गए। ये सब दर्ज होगा। की गई, उसका भी असर पड़ा। जिस तरीके से धर्म का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ते थे, उसमें भी लोगों को लगा कि ये धर्म के प्रति भी ईमानदार नहीं है। उसका पूरा परिणाम ये हुआ कि ये अयोध्या भी हारे और बनारस में मोदी जी बड़ी मुश्किल से जीत पाए। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इन्होंने काशी में जाकर के विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना शुरू किया, तो 150 मंदिरों को तोड़ दिया गया। उन मंदिरों में कई मंदिर पौराणिक थे, जिनका पुराणों में उल्लेख था, बड़ी आस्था। कई मंदिर बहुत सारे 1000 साल, 500 साल, 800 साल पुराने थे और उनमें पूजा अर्चना हो रही थी, बड़ी श्रद्धा थी लोगों की। तो इन्होंने वहां विस्तार करने के लिए और सुविधा बनाने के लिए सबको तोड़ करके और मलबे में फेंकना शुरू कर दिया। और वो सब दृश्य हमने देखा। लोगों के बताए जाने पर लोग हमको पकड़ के ले गए कि आपको चलना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। तो हमारे मन में बहुत आक्रोश उत्पन्न हुआ और हम चाहते थे कि ये हमारी सनातनी जनता को ये बात पता चले कि ऐसा किया जा रहा है। लेकिन वहां के अखबार इसको छाप नहीं रहे थे। कोई 145 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक अखबार ने नहीं छापा कि मंदिर आज तोड़ा गया, जबकि अखबार और टेलीविजन चैनलों से अपेक्षा की जाती है कि जो कुछ समाज में घटित हो रहा है उसको दर्ज करें। लेकिन उन्होंने विपक्ष के नेताओं को बंद कर दिया, विपक्ष के खातों को सील कर दिया, विपक्ष साधनहीन हो गया, नेताहीन हो गया। कार्यकर्ताओं नेताओं को अपने जो दूसरे नंबर के नेता थे उनको अपनी पार्टी में मिला दिया और विपक्ष के पास ना साधन बचे, ना नेता रहे और जो निचला स्तर का कार्यकर्ता था वो बचा। परंतु इन सबके बावजूद जो इंडिया गठबंधन है उसका इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे हुआ, वो एक दिलचस्प बात है। जैसे ही ये सारी चीज़ें देश में चल रही थी तो लोगों को ऐसा लगा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला आया, वैक्सीन को लेकर मामला आया। धिक्कार है, थू है ऐसे हिंदुओं पर जो एक तरफ तो गाय को मां भी कहते हैं और दूसरी तरफ उनको काटने वालों को वोट भी देते हैं और आनंद से रहते हैं। अपने आप को हिंदू कहते हो और जिसको मां कहा जाता है उसके मांस को बेच करके व्यापार कर रहे हैं। बहुत मतलब लज्जा आती है, अपने आप शर्म आती है कि हम ऐसे समाज के आचार्य। लेकिन साफ के साफ हम हिंदू पार्टी को वोट देंगे तो दे रहे हैं। और गाय के काटने की मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है, गाय कत्ल खाने बढ़ाए जा रहे हैं, गाय का मांस निर्यात बढ़ा दिया गया, विश्व में दूसरे नंबर पे पहुंच गया है, गाय के काटने वालों से लंबा चंदा लिया जा रहा है। विभिन्न घटनाएं हुई, किसान आंदोलन को देखकर लोग परेशान थे। तो एक ऐसी गंद हवा, ये वातावरण फैल गई थी ना कुछ देश में एक गलत हो रहा है। और क्या नहीं जानता, सूचना नहीं होती इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था, किसी को सूचना ही नहीं पहुंची। संसद में आपने 140 लोगों को निकाल दिया, किस अपराध पे निकाला, लोगों को इसकी बारीकी नहीं आती। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन क्यों जेल में गए, इसकी तकनीकी नहीं पता। जहां साधारण व्यक्ति इबारत नहीं पढ़ सकता वो सूंघ लेता है, लेकिन स्मेल रैट, कुछ गड़बड़ है। बहुत ज़्यादा खबर लोगों तक नहीं थी, बट दे स्मेल्ड समथिंग, सूंघ लिया कि कुछ गड़बड़ है ना। इस बार लोगों ने सूंघ लिया और ये जो सूंघने की शक्ति, देखिए इस देश को पढ़े लिखे लोगों ने नहीं बचाया है, अनपढ़ लोग बचाते हैं इस देश को। जब भी इस देश को भारी संकट आया, इस देश को अनपढ़ गरीब गंवार लोगों ने बचाया है। इस बार भी यही हुआ है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोगों के अंदर एक अपने आप से आवाज़ आने लगी कि ये क्यों बदलनी है। इससे ज़्यादा मुद्दा था कि कुछ ये सरकार सही नहीं है, ये सरकार कुछ गलत कर रही है और इस सरकार को बदलना है। इस तरह की बातें जनता के अंदर एक हवा में फैलने लगी थी। जबकि इंडिया गठबंधन के पास साधनों की कमी थी, नेता उसके जेलों में बंद थे,
और दूसरे नंबर के नेताओं ने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, तो उसके बावजूद इतना अच्छा प्रदर्शन करने में वो इसी वजह से कामयाब रही। अब ये रहा कि जहाँ जहाँ लोगों ने मन बनाया कि भाई हमने इसको रिप्लेस करना है और विपक्ष का जो बेहतर नेता होगा उसको हमें चुनना है, केवल उसको वोट करना है कि जो एनडीए के खिलाफ जो अच्छा नेता होगा, मजबूत नेता उम्मीदवार होगा, उसको पब्लिक वोट करेगी। ये पब्लिक लगभग जैसे ही इंडिया गठबंधन बनने की ये शुरुआत हुई थी, जनता मन बना चुकी थी। ये चुनाव जनता वर्सेस मोदी हो गया था। अब ये रहा कि इन सब के बावजूद जब ये सारी चीज़ चल रही थी और ख़ासकर जो एनडीए गठबंधन था उसके पास साधनों की कमी नहीं थी, उसके पास सरकारी मशीनरी थी, तो उसकी चकाचौंध में भी ऐसी हालात हुई, तो इसके पीछे यही कारण थे कि जनता मन बना चुकी थी। अब बात ये उठती थी इन सब के बावजूद उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में इनका प्रदर्शन अच्छा कैसे रहा, एक सवाल उठता है। तो खासकर जब जो तबका होता है, जो परिवर्तन करता है, जो देश के मुद्दों पर ज़्यादा सक्रियता से वोट देता है, वो जो ज़्यादा मुश्किल में होता है वो वर्ग है जो कम शिक्षित है, जो शिक्षा के लिए जूझ रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए जूझ रहा है, जो 2 जून की रोटी के लिए जूझ रहा है, जो अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है, जिससे परेशानियाँ कैसी होती हैं, इन चीज़ों का एहसास है। उस वर्ग ने बहुत ज़्यादा मात्रा में एनडीए के खिलाफ, मोदी के खिलाफ वोट किया। जहाँ पर इस ऐसे वर्ग की परसेंटेज कम थी, वहाँ पर इंडिया गठबंधन उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। और दूसरे शब्दों में कहें कि इंडिया गठबंधन ने उन जगह पर उन लोगों के मुद्दों को ज़्यादा जोरों से उठाने में नाकाम रही। जैसे कि अगर हम दिल्ली राजधानी की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को चली गई, जबकि दिल्ली में बहुत बड़ा वर्ग कच्ची कॉलोनी में रहता है, अपनी समस्याएं हैं, कॉलोनियाँ अनऑथराइज हैं, लोगों ने अपने जितनी कमाई की ज़िंदगी भर की वो वहाँ लगा रखी है, सरकारी बुलडोजर किसी न किसी बहाने कभी आता है और घरों को तोड़ जाता है। झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनकी स्थितियाँ भी ऐसी है, रेहड़ी पटरी वाले हैं उनकी स्थितियाँ भी ऐसी हैं। और ये जो वर्ग है इसका बहुत बड़ा 50% से भी ज़्यादा लोग इन 3 चीज़ों वर्ग के हैं, चाहे वो कच्ची कॉलोनियों के हैं, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वर्ग के हों, चाहे वो रेहड़ी पटरी के हों। परंतु कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भी उन लोगों को उनके मुद्दे आगे रखने में नाकाम रहा और ना झुग्गी झोपड़ियों के मुद्दे इस चुनाव में उठ पाए, ना कच्ची कॉलोनियों के मुद्दे इस चुनाव में उठ पाए, ना रेहड़ी पटरी के मुद्दों को उठाया गया। जिससे क्या हुआ कि उन लोगों ने जो वोट दिया वो चुनावी चकाचौंध को देखकर वोट दिया। वही हालात रही जैसे उत्तराखंड में सीटें भारतीय जनता पार्टी के वाले में चली गई, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं जो एक नेशनल मीडिया है उसने एक ऐसा माहौल बना दिया कि भाई जो मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। फिर भी और वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि हमारे हर प्रत्याशी 5 लाख से भी ज़्यादा मतों से जीतेगा, फिर भी जनता में इतना वो नाराज़गी थी कि जीत का मार्जिन काफ़ी नीचे आ गया। 2 लाख के आसपास, 2-3 लाख के आसपास में प्रत्याशी जीत पाए। और जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, उत्तराखंड में वो उतने ज़ोर शोर से चुनाव नहीं लड़ पाए और ना ही उतने ज़ोर शोर से, जितने ज़ोर शोर से उन्होंने वहाँ के जैसे जलते हुए जंगलों का मुद्दा है और वहाँ पे जो ऑल वेदर रोड बनाई है उससे हुए जो लोगों की ज़मीनें गई हैं, जो जंगलों की बर्बादी हुई है, जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है, आए दिन प्राकृतिक आपदाएँ बढ़ी हैं, जोशीमठ जो त्रासदी हुई थी और जो और परेशानियाँ हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड की मामला है और आए दिन कानून व्यवस्था को लेकर जो वहाँ चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं, भू कानून का मामला है, मूल निवास का मामला है, इनको बड़ी जोरों से उठाने में कहीं ना कहीं संकोच कर पाई। संकोच किया कांग्रेस ने, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। क्योंकि जब तक हम वोटर के मुद्दे को बहुत अग्रेसिव ढंग से नहीं उठाएंगे तब तक हम चुनाव नहीं जीत सकते। और जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों को भटकाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर वो है जिसका कुछ कारोबार है, तो वो सरकार से उसका सही का नैतिक कारोबार भी हो सकता है, अनैतिक भी हो सकता है, तो उसे सरकार से वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो इसलिए सरकार से बना रहना चाहता है। जिसको एक रोटी आराम से मिल रही है, पिछली सरकार की नीतियों की वजह से जो लोग थोड़ा आराम से, तो वो लोग वोट है तो उनको उनके मुद्दे कुछ है ही नहीं, वो हवा में और चकाचौंध में वोट देते हैं। और जिनके जो दबाव कुचला वर्ग है, जो शिक्षा के लिए जूझ रहा है, जो रोजगार के लिए जूझ रहा है, जो महंगाई के कारण पिस रहा है और हर चीज़ की जो परेशानियों के लिए संघर्ष कर रहा है, उनके मुद्दों को छूना जरूरी है अगर इनको अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव जीतना है। तो जहाँ जहाँ ये कमज़ोर पड़े, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, तो वहाँ इंडिया गठबंधन उन मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाया। अब इनको मजबूती से उठाने के लिए एक और चीज़ स्पष्ट यहाँ पर होगी कि जो कांग्रेस है उनको क्षेत्रीय संगठन, चाहे वो छोटा संगठन हो चाहे बड़ा संगठन हो, उसको साथ लेके ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। तभी जैसे अगर उदाहरण है उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी जैसे संगठन के साथ मिलकर अगर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा तो फिर भारतीय जनता पार्टी का लगभग बड़ा नुकसान उसको वहाँ पर झेलना पड़ा। ऐसे ही दूसरे राज्यों में हुआ है। परंतु मध्य प्रदेश में अगर भी कांग्रेस को ऐसा विकल्प ढूंढना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे विकल्प ढूंढना पड़ेगा जो छोटे लेवल पे ही सही, किसी भी विधानसभा में हो, किसी भी अगर लोकसभा में हो, किसी जिले में हो, किसी दक्षिण भाग हो, उत्तर भाग हो या किसी क्षेत्र में हो, अगर वो थोड़ा सा अपना अस्तित्व रखते हैं
तो उनको साथ में लेकर चुनाव लड़ना पड़ेगा और उनके जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको अहमियत देनी पड़ेगी। ये इस चुनाव से स्पष्ट हुआ है। अब ये तो है चुनाव का जो वो पड़ा असर, और इन सब को के बावजूद जो मीडिया था, जो इस जनतंत्र में जो एक तंत्र का रोल था, जनता ने तो अपना रोल अदा किया। उसने जहाँ जहाँ वो अपने मुद्दों पर लड़ी तो वो वोट बीजेपी के खिलाफ गया, वहाँ पर इंडिया गठबंधन स्ट्रॉन्ग रहा। जहाँ पर तंत्र हावी हुआ, तंत्र था सरकारी तंत्र हो, तंत्र था मीडिया का तंत्र हो, तंत्र था पैसे का तंत्र हो, तंत्र था उनके जो अग्रेसिव कार्यकर्ता थे उनका तंत्र हो, जहाँ पर वो तंत्र हावी रहा तो वहाँ पर बीजेपी को सफलता मिली। अब उस तंत्र से लड़ने के लिए इनको काम करना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को कि कैसे लड़ा जाए इस तंत्र से। अब दूसरी ओर देखा जाए कि अब बहुमत में एनडीए आ गया है, एनडीए को सरकार बनाने का आमंत्रण मिल चुका है और 9 तारीख को 6 बजे शपथ ग्रहण हो जाएगा, सरकार बन जाएगी। अब ये जो संभावना है सरकार बनने के बाद क्या होगा कि मोदी जी का जो एक ग्रुप था वो तो टूटेगा ही टूटेगा। इसमें जो प्रेशर आएगा वो जो एक राष्ट्रवाद का वो पर्दा बहुत उठ जाएगा और इसमें जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं वो बहुत आकांक्षाएं हावी हो जाएंगी इस मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में। अगर इन्होंने क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप काम नहीं किया तो ये सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। परंतु कोशिश करेंगे जो इनके समर्थक वो जो वो है घटक दल है वो भी चाहेंगे सरकार चले, और खुद भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी भी चाहेंगे सरकार चले, क्योंकि उनको जो पिछले कार्यकाल में जो गलतियाँ हुई हैं, जो कमियाँ हुई हैं, जो घोटालों की, जो भ्रष्टाचार के जो उन पर आरोप लगे हैं उनसे भी निपटना है, उनसे भी बचना है। तो सरकार तो चलाना पड़ेगा, अपने कार्यकाल को पूरा करना पड़ेगा। तो इसमें ये लगता है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और जैसे कि सेकुलरिज्म से को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत वो करती है, टिप्पणी करती है, बड़ा आलोचना करती है। तो जनता दल सेकुलर है जो कर्नाटक का इनका पार्टनर, वो उसकी बात को लेकर इनको कहीं ना कहीं समझौता करके चलना पड़ेगा। तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं के आगे इनका जो छद्म राष्ट्रवाद है उसकी पताका इस बार झुकती हुई नजर आ रही है, और वो आगे क्या होगा वो तो देखा जाएगा। परंतु आपको क्या लगता है, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।